नमस्कार मित्रों, एकेडमी में आपका स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट 6 आज हम लोग देख रहे हैं और राकेश गोस्वामी का भाग 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो जो ना देखे हो जाके ज़रूर देखें। राकेश गोस्वामी साहब का गोस्वामी साहब का भाग 4 कितना भाग 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। भाग 4 है, भाग 4 कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, मैं ना तो रिवीजन उसको कराया हूँ ना तो पढ़ाया हूँ। हमारा उद्देश्य रहता है मित्रों हम याद करवाएं। 125 क्वेश्चन में जब आप क्लास एंड हो तो 125 क्वेश्चन आप लेकर जाएं। लेकर जाने से तात्पर्य मेरा ये रहता है कि आपको 125 में 125 याद हो जाए, यही कोशिश रहती है। रिवीजन कब किया जाता है? रिवीजन जब याद हो जाता है कंटेंट, तब वह न भूले इसलिए रिवीजन किया जाता है। हम लोगों के जो परंपरा चली आ रही है ये टेक्निक कि रिवीजन, अरे आप 10 बार रिवीजन करिए तब भी 125 में 125 आप कभी नहीं लेकर जाएंगे। जब एक बार एक एमसीक्यू जो है 125 एमसीक्यू आपने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, फिर आप उसको रिवीजन करते रहेंगे, कभी नहीं भूलेगा। आप देखिए 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 में है, भाग 4 में 20 है, भाग 3 में 20 है और भाग 2 में 30 है, भाग 1 में फिर 20 है। तो 2 तिहाई 6 और 30 90 प्रैक्टिस सेट है। आप केवल जो है 3 प्रैक्टिस सेट याद कर लीजिए, तो चौथे में आप देखेंगे 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो नया मिलेगा, 2-4-5-10 क्वेश्चन ऐसे, और जो मिलेगा वो वही याद करना होगा। अगर ये चारों प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने याद कर ली, एकदम पूरा रट्टा मार लीजिए। बाकी जो आप किताब पढ़े हैं, वन लाइनर पढ़ते हैं, जो आप नोट्स पढ़ते हैं, ये सब अगर आप देखेंगे तब आपका 125 में 120 आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में हल करके आएंगे। अगर मित्रों एक एक एमसीक्यू आपने नहीं रटा तो सिलेक्शन उसका नहीं होता। सिलेक्शन किसका होता है देख लीजिए। लोग कहते हैं अरे भैया पहली बार में टॉप गया, वो बड़े धैर्य पूर्वक बड़े पेशेंस से एक एक एमसीक्यू को रट्टा मारता है। वो आपसे थोड़ी बताएगा टॉपर, अपना टेक्निक कोई किसी को नहीं बताता जल्दी, कहता भैया रिवीजन करिए। तो रिवीजन से तात्पर्य उसका वो मेन थॉट नहीं बताएगा आपको, मेन जो है उसका जो अपना स्ट्रेटजी है नहीं बताता। जो भी आईएएस यूपीएससी में टॉप करते हो कभी स्ट्रेटजी जो भी बताते हैं सब फाल्स बताते हैं, वो जनरल रेमेडी बताते हैं, मेन स्ट्रेटजी वो नहीं बताते। हमने 2 साल अथक जो है रट्टा मारा, 2 वर्ष पहले पढ़े, फिर एक एक कंटेंट को एक एक टॉपिक को उन्होंने याद किया, फिर रिवीजन किया, तब रिवीजन करते रहते हैं लोग, सिलेक्शन होता रहता है। लिहाजा मित्रों आप लोगों से निवेदन है कि एक बार 4 के चारों सेट हम पढ़ाएंगे, याद करा रहे हैं, ये पढ़ाना अलग है, मैं याद करा रहा हूँ, इसके बाद रिवीजन भी करवा रहा हूँ। 4 जो है भाग 4 हमने याद करवाया है, प्ले लिस्ट में है। किसमें? प्ले लिस्ट में राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से, इसी नाम से है, ठीक। उसको जाके याद करिए। और इसके बाद हम जो है राकेश गोस्वामी भाग 4 को हम रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन 30-32 मिनट में हो रहा है और जो याद करवाए हूँ लगभग 1.5 घंटा क्लास लगता है याद करवाने में, क्योंकि 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार जो मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपको नया है या नहीं याद हुआ होगा, उसको हम 10-10 बार रिपीट किए हैं। 3 बार से तो कोई कम रिपीट ही नहीं किया हूँ। तो ऐसा उद्देश्य यही है कि मित्रों जब एक बार आप क्लास लें तो आपको पूरा क्लियर कट जो है याद हो जावे। आइए इसका जो है हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 6 राकेश गोस्वामी भाग 3 का हम लोग जो है याद करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? राकेश गोस्वामी भाग 3 को याद करते हैं। कितना है प्रैक्टिस सेट? आज 6 है। आइए हम लोग शुद्ध हम गवई भाषा में अगर बोले, गांव से अगर कभी जो लोग बिलोंग करते हो, कहते ना भैया रट्टू तोता, वही करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। हम याद करा रहे हैं मित्रों, जिसको अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करिए, कमेंट कर देने से बड़ा अच्छा लगता है। आज तक हमने कभी अपने कॉलेज में, मैं अध्यापक हूँ, पहली बात आप समझिए, आज मैं 14 वर्ष से अध्यापक हूँ, ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप जिससे अध्ययन को, मेरी वॉइस थोड़ी सी मोटी है, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। तो देखिए बहुत सारे वीडियो पहले पढ़े हैं कि जहाँ मैंने कुछ पीडीएफ बिना वैसे भी याद कराने की कोशिश की, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे रहते हैं।
या हमारे स्कूल वाले बच्चे कुछ 10-20 जो जागरूक थे, सर कर दीजिए, तो इतना आपकी प्रेशर किए लड़के। ऑफलाइन क्लास भी मैं चलाता हूँ और एकदम रटवाता हूँ एक एक कंटेंट। कभी कभी तो मैं समय नहीं रहता हूँ, बच्चे जो है 9 बजे क्लास 11 बजे मैं आके लेता हूँ रात में, और जब कह दिया अगले दिन 3 बजे क्लास होगा मॉर्निंग में, तो 3 बजे सब आ जाते हैं। पता चलता 2 सवा 2 बजे 2:30 बजे लाइन लग जाती कि गेट खुले। तो कोई न कोई लड़कों में चाबी भी दिया हूँ, 2-3 बनाया हूँ चाबी, तो किसी को दे देता हूँ, भैया जो पहले आ जाता है वो खोल के अंदर सब लोग बैठो फैन वैन चला के। तो लिहाजा मित्रों, आप लोग ऐसा नहीं कि आप गलत आदमी के साथ पढ़ रहे हो, हमारा तरीका ही थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पूरा कंटेंट मैं याद कराऊंगा राकेश गोस्वामी का वन लाइनर स्मार्ट बुक क्या आता है, अभी मैं देखा नहीं हूँ। हम लोग उस समय तो भाई पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ते थे, प्रैक्टिस तो करते ही थे, लेकिन ज़्यादा जो है थियरी पढ़ते थे। लेकिन हमने देखा कि थियरी पढ़ के कोई जल्दी सफलता नहीं पाता। खूब पढ़िए, वो ज्ञान अर्जित करिए, विद्वान बनिए, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद अगर सिलेक्शन हो गया फिर आप पढ़िए ना, जिस लाइन में आपके अच्छा लगे और आगे बढ़िए। टीजीटी में अध्यापक हो गए, पीजीटी और क्या बोलते हैं डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास करिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, राकेश गोस्वामी भाग 3 को रट्टा मारते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया बताने में, क्षमा प्रार्थी हूँ। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वास विधा के मूर्धन्य रहे। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वास विधा के मूर्धन्य रहे। पहला ऑप्शन जयकृष्ण अग्रवाल, दूसरा सुकुमार बोस, वीरेश्वर सेन और सतीश चंद्र। मित्रों, सुकुमार बोस थे, सुकुमार बोस। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित चित्रकार कौन था? सुकुमार बोस था। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित चित्रकार कौन था? सुकुमार बोस था। लखनऊ महाविद्यालय से प्रशिक्षित वास विधा का चित्रकार कौन था? सुकुमार बोस था। लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वास चित्रकार कौन था? सुकुमार बोस था। लखनऊ विद्यालय, ऐसे स्टार्ट करो, लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय से प्रशिक्षित चित्रकार वास माध्यम में कौन था? सुकुमार बोस थे। आगे चलें। भूल जाता हूँ, कुछ ज़्यादा रिपीट करने लगता हूँ, ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को। करिए रिपीट, एक बार आप मेरे हिसाब से आप लोग रट्टा मारिए बस। जिसको न समझ में आता हो, एक जो है हमारा केवल 10 क्लास देख लीजिए, एक दो में नहीं समझ में। जब आप 10 क्लास देखेंगे तब आपको लगेगा अरे 10 मतलब आपको 1250 क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 1200-1400 हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि जो वहाँ मैंने पढ़ा था, जहाँ भी आप टेस्ट देंगे, कहीं भी आप किसी का भी ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तब लगेगा अरे यार जो मैं वहाँ पढ़ा तो याद है, यहाँ ये इसका आंसर होगा, ये होगा, वो भूलेगा नहीं। आइए प्रश्न संख्या 2। 1949 ईस्वी में कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? बद्री विशाल पित्ती ने। बद्री विशाल पित्ती ने 1949 कल्पना नामक पत्रिका का संपादक कौन था? बद्री विशाल पित्ती थे। कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? बद्री विशाल पित्ती। कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बद्री विशाल पित्ती। कल्पना नामक पत्रिका बराबर बद्री विशाल पित्ती। कल्पना पत्रिका बराबर बद्री विशाल पित्ती। प्रश्न संख्या 3। केरल का वह कलाकार जो नवतंत्र कलाकारों में प्रमुख है, जिन्होंने आर्ट ट्रेंड नामक पत्रिका का संपादन किया। किसने किया? के.बी. हरिदासन ने। किसने किया? के.बी. हरिदासन ने। के.बी. हरिदासन कहाँ के थे? केरल से थे। कहाँ से के.बी. हरिदासन? कहाँ से? केरल। कहाँ से के.बी. हरिदासन बराबर केरल के कलाकार थे, नवतंत्र कलाकारों में प्रमुख हैं। के.बी. हरिदासन कैसे कलाकार हैं? नवतांत्रिक कलाकार हैं। के.बी. हरिदासन कैसे कलाकार हैं? नवतांत्रिक कलाकार हैं। के.बी. हरिदासन कैसे कलाकार हैं? नवतांत्रिक कलाकार हैं। इसमें ऐसे प्रश्न बनेगा कई मित्रों।
जिन्होंने आर्ट ट्रेंड नामक पत्रिका का संपादन किया। आर्ट ट्रेंड पत्रिका का संपादन किसने किया? के.बी. हरदासन ने। आर्ट ट्रेंड पत्रिका का संपादन किसने किया? के.बी. हरदासन ने। आर्ट पत्रिका का संपादन बराबर के.बी. हरदासन। आर्ट पत्रिका का संपादन बराबर के.बी. हरदासन। आर्ट ट्रेंड पत्रिका बराबर के.बी. हरदासन। चौथा, मैसूर में 1887 ईस्वी में जन्मे वह कलाकार जिनके पूर्वज विजयनगर से संबंधित थे। चौथे पे आइए, के वेंकटप्पा के पूर्वज जो है विजयनगर से संबंधित थे। मैसूर में 1887 में जन्मा वह कलाकार। के वेंकटप्पा कहाँ से थे? मैसूर से थे। के वेंकटप्पा कहाँ से थे? मैसूर से थे। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ? मैसूर में 1887 ईस्वी। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ? मैसूर 1887 ईस्वी। के वेंकटप्पा का संबंध, के पूर्वज का संबंध कहाँ से था? विजयनगर से था। के वेंकटप्पा के पूर्वज का संबंध कहाँ से था? विजयनगर से था। पांचवा पाइए, कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 ईस्वी को कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1925 ईस्वी। कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1925 ईस्वी। कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1925 ईस्वी। कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा रेड्डी बराबर आंध्र प्रदेश। कृष्णा रेड्डी बराबर आंध्र प्रदेश। कृष्णा रेड्डी बराबर आंध्र प्रदेश। छठवां, 1944 ईस्वी में किसने प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना की? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन ग्रुप की स्थापना की। ठीक, 1944 ईस्वी में। छठवां पाइए, के.सी.एस. पन्नीकर। के.सी.एस. पन्नीकर। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। के प्रोग्रेसिव पीपीए का स्थापना किसने किया? के.सी.एस. पन्नीकर ने। पीपीए का किसने स्थापना किया? के.सी.एस. पन्नीकर। पीपीए बराबर के.सी.एस. पन्नीकर। सातवां, 1925 की एक प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के रचनाकार कौन है? जादूगर के रचनाकार कौन है? सतह पाइए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। कहाँ है? जादूगर का पेंटर कौन है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। जादूगर का पेंटर कौन है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। जादूगर बराबर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। जादूगर बराबर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। कोलकाता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य कौन माना जाते हैं? कौन माना जाता है? कलकत्ता ग्रुप का बोहेमियन सदस्य किसे माना जाता है? गोपाल घोष को माना जाता है। कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य कौन माना जाता है? गोपाल घोष को माना जाता है। कलकत्ता ग्रुप का बोहेमियन सदस्य कौन है? गोपाल घोष हैं। कलकत्ता ग्रुप का बोहेमियन सदस्य कौन है? गोपाल घोष हैं। मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ? सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र में हुआ। सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र में हुआ। मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ? सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र में हुआ। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कहाँ हुआ? सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र में हुआ। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म बराबर सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र। 10वां, मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में भी ख्याति प्राप्त किया। मुंबई का वह कलाकार जो कवि और नाटककार दोनों था। गिव पटेल थे। कहीं कहीं गिव भी आ जाता है। गिव पटेल थे।
मुंबई का वह चित्रकार जो कवि नाटककार के रूप में भी ख्याति प्राप्त किया, गीयू पटेल। मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार भी था, गीयू पटेल। मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार भी था, गीयू पटेल थे। मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार भी था, गीयू पटेल। गीयू पटेल कौन थे? चित्रकार, कवि और नाटककार थे। गीयू पटेल कौन थे? चित्रकार, कवि और नाटककार थे। गीयू पटेल कौन थे? चित्रकार, कवि और नाटककार थे। गीयू पटेल कहाँ से थे? मुंबई से थे। गीयू पटेल कहाँ से थे? मुंबई से थे। मित्रों, इस क्लास की खास विशेषता है भूलना मना है। भूलना आप भूल जाएंगे। कहते ना भैया भूल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इस क्लास के बाद भूलेंगे नहीं कभी। चैलेंज करता हूँ यार। स्कूल में भी हमारे बच्चों को कभी याद नहीं करना पड़ता। हमको देख के तो कई टीचर हमारे स्टाइल पे आ गए। बच्चों को कभी जो है मैंने नहीं कहा कि आप अपना नोट्स बनाओ। बच्चे खुद जो है, मैंने कभी नहीं नोट्स बनवाया स्कूल में। क्यों? क्योंकि इतना मैं कंटेंट दे देता हूँ। मैं कभी नहीं खड़ा होकर बोलता कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इतना कंटेंट मैं पढ़ा देता हूँ कि बच्चे अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं घर। और ना तो कभी मैं ये फोर्स किया आप नोट्स बनाओ ला के दिखाओ, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सब रटवा देता हूँ यार। लेसन 1 से शुरू करता हूँ लास्ट तक। हम 5-6 बार रिवीजन कराते हैं और बच्चों को कहते हैं सर और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका हम लोग भले कला सब्जेक्ट है, बड़ा सरल है, लेकिन जितना स्कोरिंग यहाँ इस सब्जेक्ट में अब मिल रहा है, जब से आप आए हैं, कोई नहीं पाता था। इतना नहीं, बच्चे ज़बरदस्ती जो है कहते हैं सर हिंदी पढ़ा दीजिए। बच्चे कहते हैं साइंस पढ़ा दीजिए। साइंस भी बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ। एक एक जो चैप्टर जो लेसन सबको या टॉपिक नहीं समझ में आता, कहते हैं सर आज हम लोग जो है फला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टफ है। तो उसको हम जो है इतनी बार जो है समझा देते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि बच्चों को लगता है कि तो सर हलवा बना दिए। तो इसलिए कहता हूँ मित्रों, अब थोड़ा सा भाई हम लोग एज हो गया है, अभी ये सब डिजिटल विजिटल थोड़ा कम समझ में आता है, जब सब कहीं से कंटेंट पा गए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो स्कैन कराएंगे और जो पढ़ाना है नोट्स भी हम आप लोगों के चक्कर में बना रहे हैं कि ऐसा कंटेंट पढ़े। चारों भाग कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को हम पढ़ाएंगे जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं, इसको 4 प्रैक्टिस सेट कन्फ्यूजन वाले प्रश्न और कुछ छोटे छोटे की पॉइंट हम बना भी रहे हैं। उसको अगर आप लोगों ने इतना देख लिया तो आपको कोई एग्जाम से बाहर नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ रट्टा मारना है, रिवीजन तब करिए, पहले रट्टा मार लीजिए। 11th पाइए, मिथिला मधुबनी चित्रकला के किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? मैं थोड़ा अल्हड़ टाइप का अध्यापक हूँ, ऐसा नहीं बड़ा डिसिप्लिन वे में, बड़ा भाषण वो क्या होता है ना, बड़ी गंभीरता हो भाषण में, एकदम हरफन मौला, कब क्या किससे क्या दूँ, बच्चों से क्या मजाक कर लेता हूँ। मैं कभी ठंड चेयर पर बैठता हूँ ठंडी के टाइम पे बाहर ना फील्ड में, तो बच्चे आके घेर लेते हैं कि सर अब हमारा क्लास जो है खाली है, सर नहीं आए फला टीचर, चलिए सर हम लोगों को। तो कभी कभी तो हम जो है पूरा वहीं 2-2 घंटा तो बाहर ही मैं खड़ा होकर, बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं 2-2 घंटा, पता ही नहीं चलता। टीचर कहते हैं अरे मास्टर साहब हमारा क्लास है, तो बच्चे कहते हैं सर अब कल आप पढ़ाइएगा। ऐसा केवल उद्देश्य हमारा है कि जब हम पढ़ाते हैं केवल विशेष ध्यान रखते हैं बच्चों को याद हो जाए। मिथिला मधुबनी चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? जगदम्बा देवी को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला। किसको मिला सर्वप्रथम? जगदम्बा देवी को। सर्वप्रथम पद्मश्री किसको मिला? जगदम्बा देवी को। जगदम्बा देवी कहाँ से संबंधित है? मधुबनी से। जगदम्बा देवी कहाँ संबंधित है? मधुबनी से। ये भी पूछ लेता है, लिख दिया जगदम्बा देवी कहाँ से संबंधित है, दे दिया मधुबनी फला शैली फला शैली फला शैली। तो आपको क्या लगाना है? मधुबनी से। पहला पुरस्कार मधुबनी से जगदम्बा देवी को मित्रों मिला था। 12 पे आइए, 1979 में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन थे? 1978 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1 साल बाद।
चलिए, 1979 में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन थे? मूर्तिकार गयूर हसन है। गयूर हसन कौन है? अरे जी, गयूर हसन है। कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन थे? मूर्तिकार गयूर हसन थे। कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर कौन थे? गयूर हसन थे। कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर कौन थे? फाउंडर मेंबर कौन थे? मूर्तिकार गयूर हसन थे। कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन थे? मूर्तिकार गयूर हसन थे। कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड बराबर गयूर हसन, कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड बराबर गयूर हसन बराबर मूर्तिकार थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? देखो मित्रों, प्रयोग तो लाल रंग का हुआ है। अगर पूछे किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो चित्रकारी जो है काले रंग से की गई है। चित्रकारी किस रंग से की गई? काले। बर्तन के ऊपर रंग कैसा है? लाल रंग है। चित्रकारी किस रंग से की गई है? काले रंग से। कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? 14 पाइए। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कैसे? शैल चित्र। भीमबेटका गुफा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका गुफा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका गुफा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका गुफा बराबर शैल चित्र। भीमबेटका गुफा बराबर शैल चित्र। 15 पाइए। किसने लिखा है रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है, गरीब क्या करे? मैं चाहता हूं कि इत्र की खुशबू मिटाकर पसीने और धरती के सौंधी गंध ले आऊं। किसने कहा था? ये रामचंद्रन ने कहा था। फिर से सुनिए, किसने कहा था? ये रामचंद्रन ने कहा था। रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है, गरीब क्या करें? मैं चाहता हूं कि इत्र की खुशबू मिटाकर पसीने और धरती के सौंधी गंध ले आऊं। किसने कहा था? पसीना और धरती के सौंधी गंध ले आऊं। एक की पॉइंट पकड़ लो। रोमांस और सौंदर्य, पसीने और धरती के सौंधी गंध, पकड़ लो। क्या है? ये रामचंद्रन है। मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भलडरिया आदि स्थान के चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। मिर्जापुर, लखनिया, कोहबर, भलडरिया आदि स्थान के चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। सब पता है आप सबको। बैगनी रंग विरोधी है। बाप, बा से बैगनी, बाप कर देंगे, पा से पीला। बैगनी क्या हो गया यार, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। 17 नहीं सही है। बाप, बैगनी विरोधी बाप, माने बा से बैगनी, पा से पीला हो जाएगा। बैगनी का विरोधी रंग पीला हो जाएगा। कांसे की तवांगी नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वारांगना की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुई? 18 पाइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तवांगी नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल। कांसे की तवांगी नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कांसे की तवांगी नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। तवांगी नर्तकी बराबर मोहनजोदड़ो। 19। किस काल के मंदिरों के द्वार तथा चौखट पर मकर वाहिनी गंगा तथा कुर्म वाहिनी यमुना की उभरी हुई मूर्तियों का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है? गुप्त काल में। कहाँ? गुप्त काल में। तो मकर वाहिनी, कुर्म वाहिनी, यमुना मूर्ति किस काल में देखने को मिलती है? गुप्त काल में। एक की पॉइंट पकड़ के याद करोगे तभी याद होगा। इतना बड़ा जो है कोई याद करो नहीं पाता। ये मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना की मूर्ति किस काल की है? गुप्त काल की। मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना मूर्ति बराबर गुप्त काल। मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना की मूर्ति किस काल की है? गुप्त काल की।
मकर वाहिनी गंगा कुंभ वाहिनी यमुना की मूर्ति किस काल की है? गुप्त काल की। मकर वाहिनी गंगा कुंभ वाहिनी यमुना बराबर गुप्त काल। मकर वाहिनी गंगा कुंभ वाहिनी यमुना बराबर गुप्त काल। 20 पाइए। किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखट पर उषा देवी तथा रात्र की देवी आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? 20। किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखट पर उषा देवी तथा रात्र देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखट पर उषा देवी तथा रात्र देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? बार बार इसको दोहराओ, जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा उत्तर नहीं याद होगा। ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। किस वेद यज्ञशाला की चौखट पर उषा देवी रात्र देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? ऋग्वेद में। उषा देवी रात्र देवी का चित्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उषा देवी रात्र देवी के चित्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उषा देवी रात्र देवी का चित्र कहाँ बना था? यज्ञशाला की चौखट पर बना था। उषा देवी रात्र देवी का चित्र कहाँ बना था? यज्ञशाला की चौखट पर। उषा देवी रात्र देवी का चित्र किस जगह अंकित मिलता है? ऋग्वेद में। उषा देवी रात्र देवी का चित्र का प्रमाण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। विष्णु धर्मेत्तर पुराण चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्याय में विभक्त है। कितने? 9 अध्याय में। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्याय में। चित्रसूत्र कितने अध्याय में है? 9 अध्याय में। चित्रसूत्र कितने अध्याय में? 9 अध्याय में। चित्रसूत्र कहाँ से लिया गया? विष्णु धर्मेत्तर पुराण से। 22 पाइए। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख का कौन सा स्थान है? चित्रकर्म। आलेख या चित्रकर्म कौन सा स्थान है? 22। चौथा, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं का चित्रकर्म कलाओं में चित्र का कौन सा स्थान है? चित्रकर्म का कौन सा स्थान? चा से चित्र, चा से चौथा। चा से चित्र, चा से चौथा। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख चित्र का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? चौथा है। रूप किसे कहते हैं? रूप किसे कहते हैं? 23। आकृति को रूप कहते हैं। रूप किसे कहते हैं? आकृति को रूप कहते हैं। राजपूत शैली का समय क्या था? 15वीं से 19वीं सदी राजपूत शैली का समय है। 15वीं से 19वीं बराबर राजपूत शैली। राजपूत चित्र शैली का समय क्या था? 15वीं सदी से 19वीं सदी तक। राजपूत चित्र शैली का समय क्या माना जाता है? 15वीं से 19वीं सदी माना जाता है। राजपूत चित्र शैली का समय कितना माना जाता है? 15वीं से 19वीं सदी माना जाता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? लाल गर्म रंग है। कितना? लाल गर्म रंग है। कहाँ से? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? अपारदर्शी होती है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? अपारदर्शी होती है। 27। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? किस शैली में चित्रित है? 27 पाइए। बसोहली शैली में चित्रित है। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? बसोहली शैली में चित्रित है। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? बसोहली शैली में चित्रित है। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? बसोहली शैली में चित्रित है। रसमंजरी का लेखक कौन है? भानुदत्त हैं। रसमंजरी का जो है रचनाकार कौन है? भानुदत्त हैं।
बीकानेर बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण बीकानेर के किस शासक के समय हुआ? राय सिंह के समय हुआ। किसके? राय सिंह। मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण किसके समय हुआ? राय सिंह के समय। मेघदूत बीकानेर किसके समय चित्रण हुआ? राय सिंह के समय। मेघदूत बीकानेर वाला किसके समय चित्रण हुआ? राय सिंह के समय। मेघदूत बीकानेर किसके समय चित्रण हुआ? राय सिंह। मेघदूत बीकानेर बराबर राय सिंह। मेघदूत बीकानेर बराबर राय सिंह। मेघदूत बीकानेर बराबर राय सिंह। 29 पे चलें। 29 किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम की विशेष महत्व माना जाता है? किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता है? निहाल चंद। कहने मतलब कौन प्रसिद्ध था? किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता था? निहाल चंद का। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता था? निहाल चंद का। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता था? निहाल चंद का। 30 नंबर आइए। किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का उपयोग किया जाता था? 30 पाइए। किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग किया जाता था? जयपुर शैली में हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। जयपुर शैली में हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। जयपुर शैली में हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। जयपुर शैली में हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। 31 पाइए। मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्त और ज्ञान प्राप्त में सहायक समझता था तथा ऐसे लोगों से नफरत करता था जिनमें चित्रकला के लिए प्रेम और अनुराग न हो। 31 अकबर के समय मित्रों, ये सब चीजें अकबर के शासनकाल में था। ठीक, आगे चलिए। किस मुगल शासक ने सीरी कलम के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाया था? किसने बुलाया था? हुमायूं के समय आया था। अब्दुल समद सिराजी और कौन है? मीर सैयद अली जुदाई के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली किसके समय में आया है? हुमायूं के समय में। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी किसके समय में आया है? ये गलत तो नहीं जा रहे हैं यार, हुमायूं सही है। किसके समय आया? हुमायूं के समय। अब्दुल समद सिराजी मीर सैयद अली किसके समय आया? हुमायूं के समय। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली किसके समय आया? हुमायूं के समय। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली किसके समय आया? हुमायूं के समय। आगे चलें। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार बिशनदास था। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार बिशनदास था। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार बिशनदास था। जहांगीर का हिंदू चित्रकार कौन था? बिशनदास था। जहांगीर का हिंदू चित्रकार कौन था? बिशनदास था। 34 किस मुगल शासक के चित्रकला का बहिष्कार किया? किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? ये सब औरंगजेब करता था ना, औरंगजेब किया था। कौन? औरंगजेब, सबको पता है, नेगेटिव थॉट का आदमी था। मुगल शैली के चित्रों में किन दो प्रकार की शैलियों का मिश्रण है? 35 पाइए। भारतीय और ईरानी का मिश्रण है। भारतीय और ईरानी का मिश्रण, ये सबको पता है, इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। बंगाल स्कूल का जन्मदाता कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये भी पता है, फेमस आदमी है। 37 पाइए। 1956 में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? किसे मिला था? 37 पे एस रजा को मिला था। पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे मिला था? एस रजा को। 1956 पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे मिला था? एस रजा को मिला था। 1956 ईस्वी पेरिस का प्रिक्स डेला
क्रिटिक पुरस्कार, क्रिटिक अवार्ड किसे मिला था? एस राजा को मिला था। प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे मिला था? एस राजा को। प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे मिला था? 1956 वाला एस राजा को। 38 पाइए। सतीश चंद्र क्या थे? सतीश चंद्र दृश्य चित्रकार थे। सतीश चंद्र क्या थे? सतीश चंद्र दृश्य चित्रकार थे। सतीश चंद्र बराबर दृश्य चित्रकार। सतीश चंद्र बराबर दृश्य चित्रकार। 38 39। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बराबर मुंबई। ये भैया 40 नंबर पाइए। गेरुए रंग से अंकित सींगों वाला महिष कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त हुआ था? गेरुआ रंग से अंकित सींगों वाला महिष कहाँ से प्राप्त हुआ था? होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। अंकित गेरुए रंग से अंकित सींगों वाला महिष कहाँ से प्राप्त हुआ था? होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। गेरुआ रंग सींगों वाला महिष कहाँ से मिला? होशंगाबाद से मिला। गेरुआ रंग सींगों वाला महिष कहाँ से मिला? होशंगाबाद से मिला। गेरुआ रंग सींगों वाला महिष कहाँ से मिला? होशंगाबाद से मिला। गेरुआ रंग सींगों वाला महिष कहाँ से मिला? होशंगाबाद से मिला। आगे चलें। विष्णुधर्मोत्तर किससे संबंधित है? विष्णुधर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला मूर्तिकला से संबंधित है। विष्णुधर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। 42 पाइए। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु मानव पक्षी। पशु मानव पक्षी कौन सा है बताइए? 42 पाइए। 42 है। हाँ, पशु मानव पक्षी एक साथ जहां दिया है ई हो जाएगा। ठीक, ये तीनों डी हो जाएगा। 43 पाइए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग गेरुआ है, सबको पता है। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डमे कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे दम कहाँ स्थित है? 44 पाइए। पेरिस में स्थित है। कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे दम कहाँ स्थित है? पेरिस में। कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे दम कहाँ स्थित है? पेरिस में। कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे दम कहाँ स्थित है? पेरिस में। 45 पाइए। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का महत्व है। 46। किसका महत्व है? रेखा का। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिला। ये भी आप सबको पता है। आगे चलें। 48। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर बनाए गए। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर बनाए गए। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान महाराष्ट्र है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहने का मतलब इसका यही है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिजेक्स संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्क मेड किसका चित्र है? मिल्क मेड किसका चित्र है? तो क्या है? जोहान्स बिरमीर का है। द मिल्क मेड चित्र किसका है? जोहान्स बिरमीर का है।
द मिल्क मेड चित्र किसका है? जोहान्स वर्मीयर का है। द मिल्क मेड चित्र किसका है? जोहान्स वर्मीयर का है। द मिल्क मेड चित्र किसका है? जोहान्स वर्मीयर का है। आगे चलें। 51। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध है। पाल शैली के प्रमुख चित्रों का विषय क्या है? बौद्ध है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध है। अभी हाल ही में इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने डिजाइन किया? अरुण योगी राज ने डिजाइन किया था। अरुण योगी राज ने डिजाइन किया था। अभी हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा किसने डिजाइन किया था? अरुण योगी राज ने। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा किसने बनाया? अरुण योगी राज ने। इंडिया गेट दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाया? अरुण योगी राज ने। इंडिया गेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट प्रतिमा किसने बनाया? अरुण योगी राज ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा है? 28 फीट। कहाँ वाली? इंडिया गेट वाली, दिल्ली। बनी ठनी का चित्र किस शैली में है? बनी ठनी का चित्र राजस्थानी शैली में है। बनी ठनी का चित्र किस शैली में है? राजस्थानी शैली में है। केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में है? 54 पाइए। कांगड़ा शैली में है। कवि प्रिया किस शैली में है? कांगड़ा शैली में है। कप्रिया किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में चित्रित है। का से कप्रिया, का से कांगड़ा शैली। का से कप्रिया, का से कांगड़ा शैली। कप्रिया किसने लिखा? केशवदास ने। का से कप्रिया, का से केशवदास, का से कांगड़ा शैली। केशवदास कप्रिया कांगड़ा शैली। केशवदास कवि प्रिया कांगड़ा शैली। केशवदास बराबर कप्रिया बराबर कांगड़ा शैली। आइए 55 पे। संसार चंद्र के चित्र किस शैली के हैं? संसार चंद्र के चित्र पहाड़ी शैली के हैं। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी शैली में। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी शैली में। संसार चंद्र बराबर पहाड़ी शैली। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाली स्कूल से आरंभ होता है। ठीक, सबको पता है। आगे चलो। हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने चित्रित किया। हरपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने चित्रित किया। हरपुरा कांग्रेस का पोस्टर बराबर नंदलाल बोस। 58। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल शिक्षा कहाँ से पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल शिक्षा कहाँ से पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल शिक्षा कहाँ से पाई? पेरिस में। रजनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? रजनामा के चित्र महाभारत से संबंधित हैं। रजनामा का चित्र किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। आगे चलें। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतुओं से संबंधित है। 12 मासा का चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है। 12 मासा का चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है। हमजा नामा के चित्र किसके समय बने? हमजा नामा का चित्र किसके समय बने? अकबर के समय बना। हमजा नामा का चित्रण किसके समय हुआ? अकबर के समय हुआ। प्रारंभ किसके समय हुआ? हमजा नामा का चित्रण प्रारंभ किसके समय हुआ? हुमायूं के समय शुरू हुआ। पूरा किसके समय हुआ? अकबर के समय हुआ। लेकिन माना जाता है जिसने पूरा किया उसी का श्रेय ज्यादा होता है। तो अकबर के समय पूरा हुआ था मित्रों, इसलिए अकबर को ज्यादा श्रेय दिया जाता है।
हिमालयन आर्ट पुस्तक का लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक जेसी फ्रेंच हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच हैं। हिमालयन आर्ट का पुस्तक किसने लिखा? जेसी फ्रेंच ने। हिमालयन आर्ट बराबर जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट बराबर जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट बराबर जेसी फ्रेंच। जेपी पांडे जी, जो बहुत सारे पुस्तकें हैं, इन सबको हम याद करवाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। और आपने जो भेजा था कौन कौन सा पढ़ाने के लिए वो चैप्टर, वो भी हम पढ़ाएंगे जल्द ही। उस पर हम रट्टा मरवाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए आप। और आप मेहनत करते रहिए, हर वीडियो आपको, आप देखिए, सुबह मैं देखता हूँ, जब मैं भेजता हूँ सुबह नहीं देखते हैं जो लोग। मैंने तो पहले ही सुबह भेजता था जो याद करवाता हूँ, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया। सुबह आप स्वयं रटते हो, याद करने वाला काम करते हो, वही काम मैंने दिया आपको, तो मुफ्त में याद हो करना था। लेकिन मैंने देखा कि लोग जो है वो सुबह नहीं किए। मैंने कई बार डाला सुबह में, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला। चलिए ठीक है। हिमालयन आर्ट बराबर जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट बराबर जेसी फ्रेंच। लेकिन शाम को जब डालता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं। सभी चित्र को किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय। सभी चित्र किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय। सभी चित्र किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय। 65 पे आइए मित्रों। हरिश्चंद्र तारामती आलियोग्राफ में राजा रवि वर्मा ने कब बनाया? हरिश्चंद्र तारामती आलियोग्राफ में कब बनाया? 1998 में। कब बनाया? 1998 में। कब बनाया? 1998 में। अरे सॉरी, 1898 है। लगाए हूँ 1898, बोल रहा हूँ 1998, 1898, 1898, ठीक। 66। शासक रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? शासक रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार के हेब्बर हैं, कई बार आ चुके हैं, याद करवा चुका हूँ। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार थे, कवि, कहानीकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? चित्रकार थे, कवि थे, कहानीकार थे। क्या थे? चित्रकार थे, कवि थे, कहानीकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। जो नहीं था वही उत्तर सही है। मूविंग फोकस का लेखक कौन है? मूविंग फोकस का लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस का लेखक केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस का लेखक बराबर केजी सुब्रमण्यन। मूविंग फोकस का चित्र बराबर केजी सुब्रमण्यन। 69 पाइए। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास की संज्ञा दी जाती थी। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का चित्रण माध्यम क्या था? वास था। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का चित्रण माध्यम क्या था? वास था। शैली वास। किसी रचना संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व रूप और स्थान है। किसी भी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? रूप और स्थान है। किसी भी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? रूप और स्थान है। 71 पाइए। पारंपरिक भारतीय चित्रों में कौन कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? पारंपरिक भारतीय चित्रों में, भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से प्रयोग में आते हैं रंग? खनिज रंग। पारंपरिक भारतीय, यहाँ पारंपरिक भारतीय ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा, नहीं तो मिस्टेक होता है ये। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो खनिज। पारंपरिक शब्द जहाँ आ जाएगा तो वहाँ खनिज हो जाएगा। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र जहाँ शब्द आएगा तो वहाँ खनिज हो जाएगा, ठीक। अभी और कहीं इसका आंसर चेंज दिखेगा आपको। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई थीं? टेराकोटा में बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें टेराकोटा में थी। सारनाथ पिलर कब बना? कहाँ चले जाते हो यार। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना। सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना। सारनाथ पिलर बराबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता के चित्र किस जीवन पर आधारित हैं? बौद्ध के जीवन पर आधारित है, महात्मा बुद्ध के। अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? अजंता गुफा कब प्रकाश में
आया? 1819 में आया। अजंता गुफा प्रकाश में कब आया? 1819 में आया। अजंता गुफा प्रकाश में कब आया? 1819 ईस्वी में आया। सेवेंटी सिक्स। अजंता की भित्त चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? पढ़िए। 76। ये बहुत कंफ्यूज करता है। 76 देखिए, आप लोग पढ़िए एक बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पहला हो जाएगा आंसर, चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर से विशेष रूप से तैयार किया गया। ये शब्द आ जाता कहीं विशेष रूप से, ठीक। अजंता व एलोरा की गुफाओं में सेट करना पड़ता है यार। अजंता व एलोरा गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अजंता और एलोरा गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्षों में। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? MP पांडे जी, आपका कहना था विश्व धरोहर स्थल, और हम बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। वो 44 जो है पूरा हम याद कराएंगे। अभी तो मैंने एक जो है भूमिका बनाई थी, जो क्लास दिया था आप लोगों को, तो एक भूमिका थी। हम 44 जो है रखे हैं PDF, चिंता ना करिए, उसको हम पूरा याद कराएंगे, ठीक। चाहे नोट स्कैन करके हम बना देंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 78 पाइए। 34 गुफाएं हैं। अब देखिए, ये नहीं पूछ रहा एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, विश्व धरोहर स्थल जोड़ दिया कंफ्यूज करने के लिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं, सबको पता है। 79 पाइए। श्वेतांबर जैन से संबंधित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। पहाड़ी लघु चित्र कला किस अवधि में विकसित हुई? पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 17वीं से 19वीं सदी में विकसित हुई। पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 17वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 17वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। पांडे जी, एक और आपको बता दें, सारा कार्यकाल देख लीजिए, उसको एक जगह नोट कर लीजिए, हालांकि हम उसको भी बताएंगे। एक जगह नोट कर लीजिए किसका कौन सा काल था। हो सकता है मैं कल ही दे दूं, चलिए, काल से समय काल किसका क्या था, मैं कल ही आप लोगों को देता हूँ एक क्लास, ठीक। छोटा रहेगा, 10 मिनट का। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। सादा चरण वकील बंगाल शैली के हैं। सुधीर रंजन खासगीर बंगाल शैली के। मुकुल चंद दे बंगाल शैली के। ईश्वरी प्रसाद वर्मा नहीं थे। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 1890 के सदस्य हैं? ग्रुप 1890 के सदस्य हैं, निम्न में से कौन? ग्रुप 1890 के सदस्य कौन हैं? इन चारों विकल्पों में बताना है। हिम्मत शाह किसके सदस्य हैं? ग्रुप 1890 के। हिम्मत शाह किसके सदस्य हैं? ग्रुप 1890 के। हिम्मत शाह किस ग्रुप से हैं? ग्रुप 1890। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी रंजन राय ने। अमृता शेरगिल के चित्रों को या कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? यामिनी रंजन राय ने। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? यामिनी रंजन राय ने।
अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जल रंग तकनीक के लिए। जल रंग तकनीक के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जल रंग तकनीक के लिए। 86 पाइए। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? प्रसिद्ध चित्र जमीन एम.एफ. हुसैन ने बनाया। प्रसिद्ध चित्र जमीन एम.एफ. हुसैन ने बनाया। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? एन.एस. बेंद्रे जे.जे. स्कूल से संबंधित थे। एन.एस. बेंद्रे जे.जे. स्कूल से संबंधित थे। एन.एस. बेंद्रे बराबर जे.जे. स्कूल। एन.एस. बेंद्रे बराबर जे.जे. स्कूल। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहते थे? एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहते थे। कहाँ मित्रों? इंदौर में। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? इन्होंने मीनाक्षी फिल्म बनाई थी। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी। एम.एफ. हुसैन बराबर मीनाक्षी। एम.एफ. हुसैन बराबर मीनाक्षी। एम.एफ. हुसैन बराबर मीनाक्षी। असित कुमार हलदर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? असित कुमार हलदर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? लखनऊ के थे। कहाँ के थे? लखनऊ के थे मित्रों। कहाँ के थे? लखनऊ के। असित कुमार हलदर बराबर लखनऊ। असित कुमार हलदर बराबर लखनऊ। 91। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर दर्जा दिया जाता है? यह प्राप्त है एम.एफ. हुसैन को। मित्रों अगर एम.एफ. हुसैन न हो, यामिनी रंजन राय हो, एम.एफ. हुसैन के पहले यामिनी रंजन राय को भारत का पिकासो कहा जाता था। एम.एफ. हुसैन जब आगे चर्चित हो गए तब इनको कहा जाने लगा। अगर विकल्प में एम.एफ. हुसैन नहीं तो यामिनी रंजन राय को लगा देना है। ठीक। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है क्या? प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किन किन चीज़ों का संग्रह किया जाता है? फिर से समझिए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो नई दिल्ली में, यहाँ किन किन चीज़ों का संग्रह किया जाता है? क्लियर? तो इसमें से पेंटिंग का भी संग्रह किया जाता है, स्कल्पचर का भी रखा जाता है, ग्राफिक आर्ट का भी, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। राम कुमार प्रसिद्ध हैं। राम कुमार अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? राम कुमार स्थिर हैं, ओहो गलत नहीं, प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार एंडी वारहोल हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वारहोल हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वारहोल हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वारहोल हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वारहोल हैं। प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार एवं कवि माइकल एंजेलो किस कला आंदोलन, तो यार कुछ ज़्यादा ऐसे कर दिया हूँ क्या, किस कला आंदोलन से संबंधित थे? 96 पाइए। पुनर्जागरण से संबंधित थे। माइकल एंजेलो पूछ रहा है एक लाइन में, किस आंदोलन से संबंधित थे? पुनर्जागरण से संबंधित थे। माइकल एंजेलो किस आंदोलन से संबंधित थे? माइकल एंजेलो पुनर्जागरण से संबंधित थे। माइकल एंजेलो किससे संबंधित थे? माइकल एंजेलो पुनर्जागरण से संबंधित थे। आगे चलें। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिकासो प्रसिद्ध है। अपने पिंक पीरियड के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। अपने पिंक पीरियड के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। आगे चलो। आप कलाकार का नाम बताइए। ओप है, आप पढ़ देता हूँ। ओप कलाकार का नाम बताइए। 98। ओप कलाकार का नाम बताइए। 98। हेनरी मातिस। कहाँ पढ़ा हूँ? 98 उत्तर दे रहा हूँ, नहीं आगे का। कौन है? वासरेली हैं। आप कलाकार का नाम बताइए। वासरेली। आप कलाकार कौन है? वासरेली हैं। आप कलाकार बराबर वासरेली। आप कलाकार बराबर वासरेली। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार हैं? हेनरी मातिस फाविज्म कलाकार हैं। जंगलवादी कलाकार इनको कहा जाता है, फाविज्म कलाकार कहा जाता है।
ठीक। रिम्ब्रा को जाना जाता है किसके लिए? नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है क्या? रिम्ब्रा को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। रिम्ब्रा को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। नाटकीय प्रकाश बराबर रिम्ब्रा, नाटकीय प्रकाश बराबर रिम्ब्रा, रिम्ब्रा बराबर नाटकीय प्रकाश। कैसे याद नहीं होगा यार, यही याद करवा के भेजते हैं। 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन डिलीवर करता हूँ। सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसका बनाया हुआ है? सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसने बनाया? 101 पाइए। माइकल एंजेलो ने बनाया। सिस्टाइन चैपल का चित्र वेटिकन रोम वाला किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। बृहत तैलकृत गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी? गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। इंडिका पुस्तक नामक पुस्तक लिखित है, मतलब किस समय लिखा गया? 103 पाइए। यह मौर्य काल में लिखा गया था। इंडिका पुस्तक मौर्य काल में लिखा गया था। इंडिका पुस्तक मौर्य काल में लिखा गया था। किसके काल में? मौर्य काल में। पांडे जी बताइएगा इंडिका का लेखक कौन था? मैसेज जरूर करिए। इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था जो मौर्य काल में लिखा गया था? 104 पाइए। स्तूप प्रतीक है, किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। आ गया, ये सब याद है आप सबको। प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर झांसी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर झांसी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर झांसी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर झांसी में है। 106। सारनाथ का धम्मेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन था? सारनाथ का धम्मेक स्तूप के निर्माण करता शासक गुप्त शासक थे। कौन थे? गुप्त शासक थे। सारनाथ का धम्मेक स्तूप निर्माण करता शासक कौन थे? गुप्त थे। सारनाथ का धम्मेक स्तूप निर्माण करता शासक कौन थे? गुप्त थे। सारनाथ का धम्मेक स्तूप निर्माण करता शासक कौन थे? गुप्त थे। सारनाथ का धम्मेक स्तूप के निर्माण करता शासक कौन थे? गुप्त थे। सारनाथ का धम्मेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन थे? गुप्त थे। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? 107 पे भारत का प्रभाव है। मित्रों कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ईरान का प्रभाव। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर समझिएगा क्या होगा। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? देखा जाए तो ईरानी प्रभाव था। अब कई जगह देखने को मिल जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, बुक में, भारत का प्रभाव। तो ये विवेक पर निर्धारित करिए। भारत सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका निर्णय आप लोग स्वयं ले सकते हैं। ठीक, कहीं और ऑथेंटिक बुक में हमको मिला था, हम जरूर इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन किए हैं और क्लियर करेंगे। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा का भित्ति चित्रण हुआ? जोगीमारा का। अजंता से पहले जोगीमारा भित्ति चित्र का चित्रण किया गया था। 1963 में ब्रिटिश, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18-25 चित्रकारों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया? 1963, 109, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18-25 चित्रकारों में प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया? किसको? देवकीनंदन शर्मा साहब। ठीक, उनको पक्षियों का चितेरा भी कहा जाता है, देवकीनंदन शर्मा को। बोधिसत्व पद्मपाल अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित हैं? तो सबको पता है, 1 में है।
किसमें? एक में। किसमें? एक में। 11 आइए। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संस्थापक कौन है? कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन हैं? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन हैं? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। 112। भारत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पादुकाज किस शैली की पेंटिंग है? भारत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पादुकाज किस शैली की पेंटिंग है? दतिया जयपुर की है। कहाँ? दतिया जयपुर की है। भारत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पादुकाज किस शैली की पेंटिंग है? दतिया जयपुर की है। भारत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पादुकाज किस शैली की पेंटिंग है? दतिया जयपुर की है। भारत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामाज पादुकाज किस शैली की पेंटिंग है? दतिया जयपुर की है। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। 113 फिर से पढ़िए। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण हास्यानुकृत जिसे कहते हैं की और लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। 113 भूपेन खक्कर ने। किसने? भूपेन खक्कर ने। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकी इस्तेमाल की एक नई शुरुआत किसने की? भूपेन खक्कर ने। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकी इस्तेमाल की एक नई शुरुआत किसने की? भूपेन खक्कर ने। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकी इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। भूपेन खक्कर ने। किसने की? भूपेन खक्कर ने। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकी इस्तेमाल किसने की? भूपेन खक्कर ने। 114 चलिए। भारत मीट राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? भारत मीट्स राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? 114 जयपुर शैली का। किसका? जयपुर शैली का। भारत मीट राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? जयपुर शैली का है। भारत मीट राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? जयपुर शैली का है। भारत मीट्स राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? जयपुर शैली का है। भारत मीट्स राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? जयपुर शैली का। भारत मीट्स राम एंड चित्रकूट किस लघु चित्र शैली का चित्र है? जयपुर शैली का। बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति बनाने वाला कलाकार कौन था? 115 पाइए। B.R. खजूरिया थे। बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट से मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। बाबा जित्तो 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। बाबा जित्तो 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। बाबा जित्तो 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। बाबा जित्तो 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति किसने बनाया? B.R. खजूरिया ने। आगे चलें। इस क्लास में भूलना मना है मित्रों। क्या है मना? भूलना। किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? 116 पाइए। नागजी पटेल ने। किसने? नागजी पटेल ने। किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नागजी पटेल ने। किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नागजी पटेल ने।
किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नागजी पटेल ने। किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नागजी पटेल ने। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? 117 पाइए। भरहूत नहीं है। सिंधु सभ्यता संबंधित कौन नहीं है? भरहूत नहीं है। लोथल सिंधु सभ्यता संबंधित है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता संबंधित है। चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अजंता। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? गुफा संख्या 9 और 10 में प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 9 और 10 में अजंता गुफा संख्या 9 और 10 में प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता गुफा संख्या 9 और 10 में सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता गुफा संख्या 9 और 10 में सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। 19 पाइए। सिंधु सभ्यता में कुक्कुद मान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। 119 पाइए। कहाँ उत्कीर्ण? कुक्कुद मान वृषभ की आकृति कहाँ छपी है या उत्कीर्ण है? मोहरों पर। कुक्कुद मान वृषभ। सिंधु सभ्यता में कुक्कुद मान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण कहाँ की गई? मोहरों पर की गई। सिंधु सभ्यता में कुक्कुदमान वृषभ की आकृति कहाँ उत्कीर्ण की गई? मोहरों पर उत्कीर्ण की गई। सिंधु सभ्यता में कुक्कुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण कहाँ की गई? मोहरों पे की गई। पद्मपाण बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति निहित है, वह क्या है? पद्मपाण बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह किस मुद्रा में है? कहने का मतलब किस मुद्रा में है? त्रिभंग मुद्रा में है। पद्मपाण बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह किस मुद्रा में है? त्रिभंग मुद्रा में। पद्मपाण बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति, पद्मपाण बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, पद्मपाण बुद्ध के चित्र में, बार बार इसको हिट कर रहा हूँ, पद्मपाण बुद्ध के चित्र में, पद्मपाण बुद्ध, पद्मपाण या समझिए, पद्मपाण बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह किस मुद्रा में है? त्रिभंग में। किस मुद्रा में है? त्रिभंग में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कांस्य की नर्तकी। कांसे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16 में। मरती हुई राजकुमारी अजंता किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में चित्रित है। 123। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? नर्तकी है। कौन सी है? नर्तकी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है? नर्तकी की है। प्रैक्टिस सेट 6 मित्रों, प्रश्न संख्या 124 हम लोग देखने चल रहे हैं। मित्रों, आप लोग निश्चिंत रहिए, कंटेंट हम सारा याद, पूरा सिलेबस हम रट्टा मरवाएंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए, एक एक टॉपिक, एक चारों प्रैक्टिस सेट पूरा होने दीजिए, फिर हम आपको एक लेसन 1 से, ये राकेश गोस्वामी साहब की कौन सी कला स्मार्ट रिवीजन कोई है ना, उसको एक एक 1 लाइनर हम एक एक लाइन आपको याद कराएंगे और हर चैप्टर का की पॉइंट अलग से याद कराएंगे। जितने सारे कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं 1000-1200 हैं, उससे बाहर कोई आया ही नहीं है, उससे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न भी नहीं है, उसको हम याद करवा देंगे। इसके बाद आप लोगों को लगेगा हाँ, ये चारों प्रैक्टिस सेट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कराने के बाद आप लोगों को लगेगा
कि हाँ अब कुछ है, अब कुछ तैयारी है, आपका लेवल बहुत ऊपर उठ चुका होगा। चारों प्रैक्टिस सेट हमारे साथ याद करिए, रिवीजन करते रहिए। अब हम बीच बीच में आप लोगों को देते रहेंगे कन्फ्यूजन वाले क्लास, ठीक। 124 देखिए, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स किस नाम दिया गया? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स किस नाम से दिया गया? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। आगे चलें। कुदाल या कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है? अंतिम प्रश्न आज का। कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है? सत्यजीत राय, तैयब मेहता की है मित्रों। तैयब मेहता के ऊपर बनी कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म तैयब मेहता के ऊपर बनी है। तो लिहाजा मित्रों आज का एक पूरा होता है हम लोगों का मिशन। आइए मेरे साथ दोहराइए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं समय देने के लिए। मित्रों जुड़े रहिए, हर अगला क्लास आपके लिए यादगार क्लास होगा। आप सबका आभारी हूँ।